हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लश में। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीडियो जो थी वो थी आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के, और वहां पे हमने एक अच्छे क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। आज हम यहां पे आपके लिए लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में भी आते हैं और हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आइए सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर, देखते हैं कि आज कौन कौन से बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट बढ़िया होंगे, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड फॉर पार्टिंग विद द फर्म फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। कह रहा है जो रिटायर्ड पार्टनर होता है वो रिमेनिंग पार्टनर के थ्रू कंपनसेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो प्रॉफिट होता है, अपना प्रॉफिट इन दोनों को बांट के जाता है, बचे हुए पार्टनर्स को बांट के जाता है। तो जो पार्टनर रिटायर्ड होता है वो अपना प्रॉफिट इनको दे के जाता है। तो बताइए जो बचे हुए पार्टनर है वो उसको कंपनसेशन देंगे कि नहीं देंगे? भाई जब हम किसी से कुछ लेंगे तो उसको देंगे भी। तो अगर रिटायर्ड पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ के गया तो उसको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। कंपनसेशन कौन देता है? बचे हुए पार्टनर। किस रेशियो में देते हैं? तो ये सभी को पता होगा। देखो यहां क्या लिखा है, द रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन अमाउंट इन गेनिंग रेशियो। आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको इसका आंसर ना पता हो, मान लीजिए आपको नहीं पता, इसकी मीनिंग नहीं पता, या पूछ रहा है कि द रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन अमाउंट इन, नहीं पता आपको, तो ये तो पता होगा कि इस चैप्टर में आपके रिटायरमेंट और डेथ में कौन सा इश्यू निकालते हैं, गेनिंग या सैक्रिफाइस, कौन सा निकालते हैं? तो सभी को पता है एडमिशन में हम हमेशा सैक्रिफाइस निकालते हैं और आपके रिटायरमेंट और डेथ में हमेशा गेनिंग निकालते हैं। तो अगर मान लो आंसर नहीं पता तो ये तो पता है ना कि ये रिटायर्ड पार्टनर इज कंपनसेटेड है फॉर पार्टिंग विद द फर्म फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। द रिमेनिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन अमाउंट इन, नहीं पता। यहां पे देखो, तो अगर यहां रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा गेनिंग मार देना, आंसर सही हो जाएगा। गेनिंग पे टिक लगा देना, आंसर सही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। गेनिंग रेशियो मींस, इसको तो आंख बंद करके टिक लगा दो। कितनी बार बताया मैंने, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला है सैक्रिफाइस का, और न्यू माइनस ओल्ड है गेनिंग रेशियो का। ऑप्शन में कहीं है न्यू माइनस ओल्ड, ये हो गया आपका गेनिंग। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट ट्रीटमेंट इज मेड ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बेटा ये जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है ना, इसका ट्रीटमेंट चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चेंज इन पीएसआर, या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, कुछ भी हो, किसी भी चैप्टर में पूछे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट एक ही होता है। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या ऑप्शन में कहीं है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? तो बताओ, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? पार्टनर्स डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? तो आपको पता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉसेज है, तो यहां लॉस नहीं मानेंगे, होता है पीएल, प्रॉफिट है। लॉस होता तो साफ साफ इंडिकेट होता। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताओ ओल्ड पार्टनर्स क्या है? क्रेडिट है। ओल्ड पार्टनर्स क्या है? क्रेडिट साइड है। तो देखो क्या लिखा है, क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, एकदम सही है। चलो क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स ओल्ड, क्रेडिट टू ऑल, ये डेबिट है, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, डेबिट तो होगा नहीं क्योंकि सभी पार्टनर क्या है वहां पे क्रेडिट साइड में है। ये रिमेनिंग पार्टनर होगा ना, ये रिमेनिंग पार्टनर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि सभी पार्टनर में, जितने भी इसके आपके रिटायरमेंट में तो सभी पार्टनर होंगे, सभी तो ओल्ड होंगे ना, सभी पार्टनर में ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं, एक अच्छा सा है क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर
प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू। भैया प्रॉफिट किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? तो पार्टनर्स के ही तो अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। रीवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट की एंट्री क्या बनती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। तो देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर नहीं, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग इशू, ये एकदम सही है। सभी पार्टनर्स में कौन से इशू में? ओल्ड पीएसआर में। ठीक, चलो यहां पे रिमेनिंग पार्टनर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये रिमेनिंग वाला तो आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? ये क्या लिखा है? गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, मतलब गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ये जब रिटर्न ऑफ होती है तो इसका क्या, इसकी क्या एंट्री बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बताया था, कई बार बताया था, ये डबल टिक वाले आइटम है। और ये आइटम, ये जो गुडविल अपीयर इन द बुक्स होती है, ये भी सभी पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड इश्यू में बढ़ जाते हैं। तो रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर तो सभी होंगे ना। तो चलो, अच्छा इसकी एंट्री क्या बनती है? अभी मैंने क्या बताया? ऑल पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। तो देखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड इश्यू में। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। What general entry will be recorded for deceased partner shares in profit from the closure of last balance sheet till the date of his death? प्रॉफिट की एंट्री क्या बनती है? यही तो पूछा है। What general entry will be recorded for deceased partner shares profit? तो ये तो सभी को याद भी होगा, कितने बच्चों को तो याद होगा। सही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनती है। तो ऑप्शन में कहीं है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर, ये है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसके लिए एक चीज और याद रखो, प्रॉफिट की दो एंट्री बनती है। एक तो ये बनती है, एक और बनती है। या तो ये बनेगी या दोनों में इसको एक ही बनेगी, या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर बनती है। दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। क्या? अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया है, तब एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसकी एंट्री? प्रॉफिट के शेयर की। जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट वाली जो एंट्री बनती है वो ये बनती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तब ये एंट्री नहीं बनेगी। तब ये एंट्री नहीं बनेगी, तब क्या बनेगी? तब बनेगी आपका गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ये वही एंट्री है जो गुडविल की बनती थी। याद आया? गुडविल का भी ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर रिटायर्ड होता है तो गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। गुडविल किसके अकाउंट में क्रेडिट होती है? डेबिट नहीं पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है। तो आपको तो एंट्री पता होगी ना, क्या एंट्री बनती थी? रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर, या हम इसी को बोलते थे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। भाई जो जाएगा उसका सैक्रिफाइस होगा। या तो ये बोलते हैं या तो ये बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, किसके अकाउंट में क्रेडिट होगी? तो भैया रिटायर्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगी। ऑप्शन में कहीं है क्या? रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर, नन ऑफ दीज। रिटायरिंग पार्टनर, नॉट रिमेनिंग पार्टनर, नॉट ऑल पार्टनर्स।
तो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगी? तो गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि गुडविल की मैंने कई बार एंट्री आपको बताई है। अब तक केस बेस्ड स्टडीज में, मैच द फॉलोइंग्स में, कॉन्सेप्ट में मैंने गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट बताया है जो कि चेंज इन पीएसआर में और रिटायरमेंट एंड डेथ में सेम होता है। क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसी को चाहे जिस नाम से बोल दो भाई, बचे हुए पार्टनर गेनिंग ही होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ना। तो अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक कॉन्सेप्ट पढ़ो। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, आगे है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। जब पार्टनर की डेथ होती है तो जो उसका ड्यू अमाउंट होता है वो किसको दिया जाता है? विल बी क्रेडिटेड टू, किसके अकाउंट में क्रेडिट होता है? तो भैया डेथ वाले पार्टनर का अमाउंट उसके लीगल एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। ऑप्शन में कहीं है क्या? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा नहीं, रिमेनिंग पार्टनर्स होगा नहीं, हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा जो उसको देना होता है वो किसे दिया जाता है? उसके लीगल एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, तो हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ABC are partners showing profit in the ratio of 5:1. Okay, if the new ratio on the retirement is 3:2. यहां देखो न्यू रेशियो दिया है तो पूछ क्या है? गेनिंग रेशियो। तुरंत आपको क्या लिखना है? यहां लिखिए न्यू, यहां लिखिए ओल्ड। न्यू लिखिए 3:2, 3:2। ओल्ड लिखिए 5:2:1। बस ओल्ड लिखने से पहले ये देख लेना कि रिटायर्ड कौन हुआ था। प्लेस वैल्यू को चेंज मत करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखो ABC में से रिटायर्ड कौन हुआ? ए हुआ। ए हुआ तो मतलब ये हिस्सा B और C का रहा होगा। ए का नया रेशियो तो कुछ था ही नहीं क्योंकि ए तो जा चुका था। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या था? तो प्लेस वैल्यू ए का 5:2:1। तो देखो बेटा, जो पार्टनर रिटायर्ड हो गया है उसका तो गेनिंग निकलता नहीं है। निकलता किसका है? जो बचे हुए हैं। निकालने का तरीका क्या बताया था? देखो 3 2 5 होगा और 5 2 7 1 8 होगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर 8 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से मल्टीप्लाई। बताओ 8 3 देखो 8 3 24, 5 2 10, 24 में से 10 जाएगा 14, 8 2 16, 5 1 5, कितना आएगा 11। 14:11 बी और सी का क्या आ गया बच्चों? ये आ गया गेनिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड में आपसे जो गलती होगी वो यहां पे होगी, ये लिखते समय आप कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू को गलत कर बैठते हो और आंसर नहीं आता। आप बी के शेयर को ए में लिख दोगे, ए को बी में लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमेशा इस मेथड को लिखते समय हमेशा याद रखिएगा कि जो जिसका है उसी के सामने लिखना, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखो कहीं है 14:11। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर 14:11। ओके, आगे बढ़े, चलो। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। क्यों रिटायर्ड? देखो यहां पे रिटायर्ड कौन हुआ? ये बीच वाला रिटायर्ड हो गया। एंड P एंड R डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यहां भी न्यू रेशियो दिया है कि इन दोनों ने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि ये इक्वल बांटेंगे। गेनिंग रेशियो निकालना है। अभी मैंने क्या सिखाया? न्यू लिख लो, ओल्ड लिख लो और ऊपर ABC ऐसे लिख लेना तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इनका ओल्ड क्या था? पहले ओल्ड लिख लो 5 4 3। अब देखो ये रिटायर्ड कौन हुआ? तो ये रिटायर्ड होता है बी हुआ। ये दोनों फ्यूचर में इक्वल बांटते हैं, मतलब 1 और 1 बी रिटायर्ड हो गया। इसको यहां से हटा दो ऐसे। ठीक, चलो
1 1 2, 5 4 9 3 12, ये टोटल लेके लिखना 5 4 9 3 12। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 12 हो जाएगा, 12 12 इक्वल हो जाएगा। लो बेटा आ गया, देखो 6 1 जा 6, 6 में से 5 गया 1, 6 1 जा 6, 6 में से 3 गया 3। तो क्या इश्यू आ गया एओसी का 1:3। ऑप्शन में कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर सी है 1:3। बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे कहते हैं दोनों फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। अच्छा तो इक्वली क्या होगा, गेन होगा। लगा दो गेन पे टिक, 1:1 दिखेगा 1:1 और सोचेंगे हम एकदम सही लगाए हैं। नहीं, कभी भी क्वेश्चन में अगर न्यू पीएसआर दिया हुआ है तो बच्चों गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हमेशा। अगर मान लीजिए यहां पे ये न्यू पीएसआर ना दिया होता, सिर्फ ओल्ड देता और कहता कि ये रिटायर्ड हो गया, तब ए और सी का 5:3 यही न्यू होता, यही गेनिंग होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे दिया है, ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है, तो ये गलती मत करना, हमेशा गेनिंग निकालना, नहीं तो गेनिंग गलत हो जाएगा। बिना निकाले मत लिखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ABC have been showing profit in the ratio of 4:1। ABC है, अच्छा यहाँ जेड लिखा है, जेड नहीं होगा बेटा, ये मान लो XYZ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट है, XYZ है। चलो XYZ have been showing profit in the ratio of 4:2:1। जेड रिटायर्ड, ये जेड लास्ट वाला रिटायर्ड हो गया। जेड एंड वाई टेक्स जेड शेयर, सॉरी एक्स एंड वाई, जेड एंड वाई नहीं, एक्स एंड वाई टेक्स जेड शेयर इक्वली। चलो न्यू पीएसआर क्या होगा, यहां न्यू पीएसआर पूछ रहा है, कुछ नहीं, एकदम आसान सा है। देखो सिंपल सी बात, एक्स थे, वाई थे, जेड थे। मैंने आपको एक चीज सिखाया, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप इनको वैल्यू मान लीजिएगा। मतलब 4 2 1 जो ये लिखा था ये वैल्यू थी, 4 2 6 1 7। मान लो 7 रुपए प्रॉफिट था, 4 इसको मिलता है, 2 इसको मिलता है, 1 इसको मिलता है। 4 मिलता था एक्स को, 2 मिलता है वाई को, 1 मिलता है जेड को। अब यहां पे रिटायर्ड कौन हुआ, जेड। तो इसका जो 1 रुपए है, 1 रुपए, इसको कौन बांटता है, एक्स एंड वाई इक्वली ले लेते हैं। इस 1 को ये दोनों इक्वल लेंगे, इक्वल मतलब आधा आधा मिलेगा, आधा मिलेगा इसको और आधा मिलेगा इसको। भाई अगर 1 रुपए को आधा आधा बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, तो आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। ये तो रिटायर्ड हो गए वहां से, बस निकाल लीजिए। 4 2 जा 8 1 9/2, 2 2 जा 4 1 5/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9:5। आपका क्या आ गया, न्यू पीएसआर आ गया। बताओ अब इससे आसानी से क्या सीखोगे, इससे आसान तरीके से क्या सीखोगे, क्या कोई इससे भी आसान मेथड है क्या, नहीं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आंसर आपके सामने एकदम, जिस तरह दही में से, दही को एकदम माठा उठा मार के एकदम नेनू निकाल के घी निकलता है ना, तो ये वही घी वाला आइटम है। एकदम लास्ट कि सीधा घी निकाल लो, लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे घी मिल जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन में कहीं 9:5 है बच्चों, ये है 9:5। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। PQ and R have been showing profit and loss in the ratio of 5:2। ओके, यहां रिटायर्ड कौन होता है, Q। His shares is taken by P and R in the ratio of 2:1। वही क्वेश्चन जो अभी था, वहां पे इक्वल लिए थे, यहां पे 2:1 में लिए थे। आइए एक बार इसको भी निकाल के देखते हैं। मैंने क्या कहा कि आप इसको वैल्यू मान लीजिएगा, PQR ये वैल्यू थी। अब 5 इसको मिलता था, 3 इसको मिलता था, 2 इसको मिलता था। यहां रिटायर्ड कौन हुआ, यहां रिटायर्ड हुआ Q। Q रिटायर्ड हुआ तो Q का हिस्सा क्या था, 3। तो इस 3 रुपए को ये दोनों लेते हैं 2/3 1/3 में, मतलब 2/3 निकालोगे तो 2 रुपए मिलेगा P को और 1 मिलेगा 8 को। 5 2 हो जाता है 7 और 2 1 हो जाता है 3। तो P:8 के बीच में जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 7:3। इससे आसान क्या बता दें, क्या बताएं इससे आसान,
इससे आसान और कुछ है नहीं। मजा आया, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो अपने हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई कीजिएगा। इससे आसान मेथड बेटा कुछ नहीं है। बहुत सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के मैंने इसको बनाया है सिर्फ आपके लिए कि आपके सीयूटी के एग्जाम में जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने हो। ठीक, तो क्या 7:3 ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर बी 7:3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो देखते हैं 13। एबीसी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इक्वली। ये तीनों इक्वल बांटते थे। बी रिटायर्ड हो जाता है फ्रॉम बिजनेस एंड हिज शेयर्स इज परचेज्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, उसका हिस्सा ए और सी 2:3 में ले लेते हैं। न्यू पीएसआर बिटवीन ए एंड सी रिस्पेक्टिवली वुड बी, अब देखो यहां मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा ए और सी, क्योंकि बी रिटायर्ड हुआ। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1। सी का भी क्या था, सॉरी बी का क्या था? 1 था। अब इसको लेते 2/3 में, तो 1 का 2/5 कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2/5, इसको मिलेगा 2/5, इसको मिलेगा 3/5। सॉल्व कीजिए। 5 1 जा 5 2 7/5, 5 1 जा 5 3 8/5, 7:8। बताओ इससे आसान क्या बताते हैं? इससे आसान तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं ना? 7:8 ऑप्शन में आंसर में टिक लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। PQR have been showing profit in the ratio of 8:3। P रिटायर्ड हो जाता है। ओके, Q takes 3/16 shares from P and R takes 5/16 share from P। न्यू रेशियो शेयरिंग न्यू PSR बताइए कितना होगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। ध्यान से देखिएगा लिखा गया है, मैंने पहले बताया। इसको वैल्यू मान लीजिए 8 5 और 3, तो 8 5 13 3 16 हो गया। अब ध्यान से सीखिए जो मैं यहां पे सिखाने जा रहा हूं। यहां रिटायर्ड कौन हुआ? पी रिटायर्ड हुआ, तो बचा कौन? क्यू और आर। क्यू और आर की वैल्यू क्या थी? 5 और 3 थी, 5 और 3 थी। अब यहां क्या लिखा है? क्यू टेक्स 3/16 शेयर फ्रॉम पी। याद कीजिए सैक्रिफाइस वाले में ऑफ हिज शेयर्स और फ्रॉम हिज शेयर लिखा होता था। ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। सैक्रिफाइस वाले में 2 बताए थे एडमिशन में। जब भी फ्रॉम होगा तो हमने क्या बताया था? इस टोटल वैल्यू को लेना। जब भी फ्रॉम लिखा होगा फ्रॉम तो टोटल को, ऑफ लिखा होगा तो फिर उसकी वैल्यू को। तो यहां पे क्या लिखा है? 3/16 फ्रॉम पी एंड आर टेक्स 5/16 शेयर फ्रॉम पी। दोनों में फ्रॉम लिखा है, तो किसका भैया? टोटल का। फ्रॉम लिखा होगा तो टोटल का। 3/16 मतलब इसको मिलेगा 3 और 5/16 इसको मिलेगा 5। 5 3 8, 5 3 8, दोनों को काटोगे 1:1। ऑप्शन में कहीं दिखाई दिया क्या 1:1? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। निकाल के देख लीजिएगा अपने ट्रेडिशनल मेथड से, यही आंसर आएगा। निकाल के चेक कर लीजिएगा, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आंसर आया कि नहीं आया। और नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से इसको यहीं पे निकाल के दिखाऊंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। एबीसी इक्वल पार्टनर थे। ओके, सी रिटायर्ड हो जाता है। चलो भाई, सी गायब हो गए। ही सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर। देखो इसके पहले क्या लिखा था? फ्रॉम हिज शेयर्स। यहां क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ ए एंड 2/5 इन फेवर ऑफ बी। न्यू पीएसआर क्या होगा? देखो यहां पे तो हमने लिखा है ए और बी। सी रिटायर्ड हुआ था, सी का हिस्सा था सिर्फ 1। भाई तीनों का 1-1 था, इक्वल थे। इसको भी 1 मिलता था, इसको भी 1 मिलता था, सी को भी 1 मिलता था। तो यहां पे क्या लिखा? 3/5 ऑफ हिज शेयर्स। अगर ये फ्रॉम हिज शेयर लिखा होता, फ्रॉम, तो 1:1:1 इज इक्वल टू 3 होता। फ्रॉम लिखा होता तब हम इसका 3 का निकालते हैं, लेकिन यहां पे ऑफ लिखा है। ऑफ लिखा है तो हम इसी के हिस्से का निकालेंगे, सी के हिस्से का। सी ने अपने हिस्से का कितना दिया? 3/5। तो बताओ क्या आएगा? इनको मिलेगा 3/5 और इनको मिलेगा 2/5। सॉल्व कीजिए। 5 × 5 3 8/5, 5 × 5 2 7/5, 5 5 कैंसिल, 8:7। आंसर ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
8:7। तो अब बताओ अब कितनी वैरायटीज ले आ दें। न्यू पीएसआर के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सब तो आपके सामने आ गए। अब बुक उठा के देख लीजिएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पे आपको बता दिए। ठीक है, चलो अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या था 2:1। बुक्स हमेशा 31 मार्च को बंद हो जाती है। सी की डेथ हो गई कब 5 नवंबर 2021 को। ओके, अंडर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डेथ पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। चलो ठीक, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 was 2,40,000। सी शेयर्स प्रॉफिट विल बी। अब यहां पे पूछा सी के हिस्से का प्रॉफिट। तो देखो बच्चा, इसको मैं जहां तक बताऊंगा वहां तक बताऊंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी आंसर निकालना। ध्यान से देखो, सी की डेथ कब हुई 5 नवंबर को। बुक कब बंद होती है 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक, अब यहां पे आगे लिखा हुआ है कि उसका जो प्रॉफिट मिलेगा टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था 2,40,000। कितना था 2,40,000। कैसे निकालेंगे, पूछ के आया सी का प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट तो भैया पूरा प्रॉफिट था 2,40,000, इसी के बेसिस पे निकालेंगे। देखो ध्यान से, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई, बताओ ये तो 2,40,000 सभी का हिस्सा था। हमको किसका हिस्सा चाहिए, हमको किसका हिस्सा चाहिए, हमको चाहिए सी का हिस्सा। 2 2 4 1 5, 1/5 मल्टीप्लाई बाई कितने दिन का, ये तो पूरा 1 साल का था ना। सी की डेथ कब हुई, सी की डेथ हुई 5 नवंबर को। कब से कब तक, मतलब सी 1 अप्रैल 2021 से 5 नवंबर 2021 तक जिंदा था। मतलब 5 को उसकी डेथ हुई तो 5 तक उसने काम किया था। तो यहां से यहां तक का उसको प्रॉफिट चाहिए, यहां से यहां तक का, बस इतने ही दिन का पूरे, और ये तो पूरे साल का था। तो आपको यहां पे डेज निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं बता सकते सर 5 नवंबर को डेथ हुआ तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में डेथ हो गई तो हम 7 महीने ले लें। नहीं बेटा 7 महीने नहीं, क्योंकि यहां पे 5 नवंबर दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेज निकालना पड़ेगा। चलो देखो डेज कैसे निकालते हैं। अप्रैल के बाद हमने लिखा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, बड़े से लिखते हैं, फिर से अच्छे से समझ में आएगा। छोटा है तो बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, समझ में नहीं आएगा ना। चलो देखो, 1 अप्रैल को सेशन स्टार्ट होता है, तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में कौन सी डेट को 5 को। बताओ बच्चों अप्रैल कितने दिन का होता है 30 या 31, तो सभी को पता होगा अप्रैल होता है सर 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, और नवंबर में तो 5 है ही। बेटा इन सभी को जोड़ लो, कितना आ गया 1 2 3 4 और 5 हो गया 9, 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, मतलब 219 दिन का। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा 219/365 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा वही आंसर यहां पे आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये निकालना आ गया समझ में। तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा इसकी जो डेट है डेथ की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट निकालने में। प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेस पे निकाला जाएगा। ये पूरे साल का प्रॉफिट था तो हमको कब तक का लेना, जब उसकी डेथ हुई। कैसे निकलेगा 219 दिन का, 219 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। ये सबका हिस्सा था
उसमें हमें उसका हिस्सा लेना है, किसका? सी का। और सी का हिस्सा क्या था? 1/5 था, तो 1/5 लिख दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं यहां पे बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, PQR were partners showing profit in the issue of their capital contribution। वो अपने कैपिटल के इश्यू में बांटते हैं, विच वर 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 6:5। देयर बुक्स आर क्लोज 31 मार्च। पी की डेथ हो गई कब? 24 अगस्त को। ओके, अंडर द पार्टनरशिप डीड डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। प्रीसीडिंग 3 ईयर के बेस, जो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। प्रॉफिट वर 18, 19, 20, 21। पी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विल बी। ठीक बच्चा, तो अब यहां पे फिर वही बताना है, पी के शेयर का प्रॉफिट बताना। देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखो। प्रीसीडिंग 3 ईयर, डेथ कब हुई? डेथ हुई 24 अगस्त 2021 को। इसके पहले के 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यही 3 साल दिखाई दे रहे हैं। तो चलो, ये तो था 1,80,000, क्या था? ये था लॉस। क्या था ये? लॉस। फिर प्लस 30,000 प्रॉफिट था, प्लस 60,000 प्रॉफिट था। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने 3 से डिवाइड दे दिया। 60 और 30 होता है 90, 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 90,000 का लॉस बचेगा, डिवाइड बाय 3, तो 30,000 का क्या आ गया? लॉस आ गया। 30,000 का क्या आ गया? लॉस आ गया। अब इस 30,000 के लॉस को बांटना ही, देखो ये तो है पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। उसकी डेथ हुई कब? 24 अगस्त को। बुक्स कब बंद होती है? 31 मार्च को। वही आ गई सिचुएशन। फिर आपको डेज निकालना पड़ेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 24 दिन। अप्रैल होता है 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31। सबको जोड़ लीजिए, 4, 5, 6 और 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 146 दिन। तो इसका कितने दिन? 146 दिन। 146/365। और किसका हिस्सा निकालना है? तो पी का निकालना है। पी का हिस्सा क्या था? 6, 4, 10, 5, 15, 6/15। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा उस पर टिक लगा लीजिएगा। ये ऑलरेडी लॉस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। यहां पे देखिए सभी में माइनस में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट रेट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट remaining unpaid to the executor of deceased partner in absence of any agreement among partner when he opts for interest and not shares of profit। जल्दी बताओ क्या होगा? जो ड्यू है, जो देना है बेटा, जो अमाउंट देना होता है आपके रिटायरिंग पार्टनर को, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना जाता है? तो 6% पर एनम जाता है इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 6% पर एनम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद एक क्वेश्चन और आज की सीरीज हो जाएगी खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। AB and C are partners in the firm showing profit in the ratio of 3:2:1 और मार्च 31, 2019 C की डेथ हो जाती है। ओके, अकाउंट्स आर क्लोज्ड 31 दिसंबर। यहां ध्यान दीजिएगा, अकाउंट 31 दिसंबर को बंद होगा, तो स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी को। The sales for the year 2018 was 10 lakh and the profit were 2 lakh. The sales for the period from 1st January to 31st March 2019 were 3 lakh. चलो, the shares of deceased partner in the current year profit on the basis of sales is, तो बताओ उसकी डेथ कब हुई थी? 31 मार्च को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक की सेल भी दी हुई है और लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है। सेल बेसिस से कैसे निकालते हैं? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था? 2 लाख। कितनी सेल थी लास्ट ईयर की? तो देखो 10 लाख। 10 लाख क्या थी? सेल। और इस सेल पे प्रॉफिट क्या था? 2 लाख। कब? पिछले साल। तो
1 जनवरी से 31 मार्च जब उसकी डेथ हुई तब तक की सेल क्या थी? तब तक की सेल थी 3 लाख। इस क्वेश्चन को आपने कई बार लगाया होगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया? 20,000। ये 20,000 क्या था? ये पूरे फर्म का प्रॉफिट था। हमें किसका प्रॉफिट चाहिए था? हमको चाहिए था प्रॉफिट किसका? डेथ पार्टनर का। किसकी डेथ हुई थी? सी की। 1/6। तो 20,000 का 1/6 क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? कहीं कुछ गलती हुई है क्या? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 6 30, गलत हुआ था। 60,000 बचेगा, सॉरी 60,000 बचेगा, 60,000। यहां पर मिस्टेक थी। चलो 60,000, 60,000 का 1/6 आएगा 10,000। तो बी का हिस्सा क्या आएगा? 10,000 आएगा और आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। A, B and C were partners in a firm saving profit and loss in the ratio of 5:3:2. C retired हो जाता है and his capital balance after adjustment regarding reserve, accumulated profit and loss and his shares of gain on revaluation was 2.5 lakh. C was paid 3,22,000 including his shares of goodwill. The amount credited to C's capital account on his retirement for goodwill will be. कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप निकालिए। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो पहले मैं इसी क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके बाद की जो सीरीज आएगी वो तो मैं लेके आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं तब तक कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आ जाना चाहिए और इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर टाइप कीजिएगा कि आंसर क्या आएगा, तब मैं इसको यहां पे बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।